नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात, हमारा खास कार्यक्रम जो करता है मुद्दों की गहराई तक पड़ताल। क्या आपने दुनिया में एक ऐसी मुद्रा के बारे में सुना है जिसकी एक यूनिट यानी एक कॉइन यानी एक सिक्का $1 लाख के बराबर हो, यानी भारतीय मुद्रा में 87 लाख रुपए से ज्यादा। एक कॉइन की कीमत 87,16,106 रुपए। ये एक आभासी यानी वर्चुअल कॉइन है जिसका नाम है बिटकॉइन, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से लगातार उछाल मार रहा है। 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से इसकी कीमत 45% बढ़ चुकी है। लेकिन बिटकॉइन का ये माजरा क्या है, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, आज यही समझने की करेंगे हम कोशिश। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या सोना, क्या हीरा, क्या प्लेटिनम, दुनिया की सबसे कीमती धातुओं को भी इस बिटकॉइन ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। देशों की मुद्राओं की तो बात ही क्या है, डॉलर की कीमत भी इसके आगे पानी भर रही है। तो सबसे पहला सवाल कि ये बिटकॉइन है क्या। सब जानते हैं कि किसी भी चीज को खरीदने या किसी सेवा के बदले में हमें एक कीमत चुकानी होती है, बदले में कोई करेंसी यानी मुद्रा देनी होती है। भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग वगैरह वगैरह। हर देश की मुद्रा पर उसके सेंट्रल बैंक का नियंत्रण होता है, जो उसकी कीमत को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने की कोशिश करता है। उसकी कीमत घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। देशों की मुद्राओं के इस बड़े संसार के बीच किसी बागी की तरह एक रहस्यमय आभासी मुद्रा 2009 में सामने आई, बिटकॉइन। यह आभासी यानी वर्चुअल है, जिसे आप पेपर करेंसी की तरह छू नहीं सकते, लेकिन जिसका अस्तित्व है और जिसे एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। 2008 की भयानक आर्थिक मंदी के बाद सातोशी नाकामोटो नाम के एक अज्ञात व्यक्ति ने बिटकॉइन का आविष्कार किया, जिससे खरीद बिक्री की जा सके। ये नाकामोटो जो भी है, उसने कुछ नया करने की एक नायाब कोशिश की। बिटकॉइन को बनाया गया इंटरनेट के जरिए पैसे भेजने के लिए, और मकसद था एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम, एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम तैयार करना जो किसी भी केंद्रीय नियंत्रण से अलग होकर काम कर सके और वही सब कायदे दे सके, फायदे दे सके जो पारंपरिक मुद्राओं से होते हैं, लेन देन, खरीद फरोख्त वगैरह। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्रा के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है किसी बैंक का या किसी देश का, या फिर सोने और चांदी का कोई भंडार भी इसके पीछे नहीं है जो इसकी कीमत को मजबूत बनाए रखे या बताए कि इसके पीछे कोई है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक डिजिटल मुद्रा है, यानी डिजिटल करेंसी, जिस पर किसी एक का केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, यानी इसका नियंत्रण किसी भी बैंक या सरकार के हाथ में नहीं है। इसका नियंत्रण दरअसल उन सभी के हाथ में है जो बिटकॉइन के लेन देन से जुड़े हैं। अगर मैं बिटकॉइन के लेन देन से जुड़ा हूंगा तो मेरे हाथ में भी, और ऐसे करोड़ों लोग हैं। राजनीति की भाषा में कहें तो इसका बड़ा ही फेडरल नेचर है, संघीय चरित्र है। बिल्कुल ये किसी एक के हाथ में नहीं है। इसके नियंत्रण के लिए कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है, और इन कंप्यूटरों के जरिए बिटकॉइन के लेन देन के कुछ नियम होते हैं, और इन नियमों के जरिए जो बिटकॉइन में काम होता है उसको माइनिंग कहते हैं। माइनिंग से आमतौर पर दिमाग में तस्वीर बनती है किसी खदान में खनन करने की। माइनिंग दरअसल खनन को बोलते हैं, लेकिन यहां माइनिंग से मतलब है वो प्रक्रिया जो बिटकॉइन नेटवर्क को बनाए रखती है और जिसके जरिए नए बिटकॉइन अस्तित्व में आते हैं। हर लेन देन सार्वजनिक तौर पर पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होता है, यानी तुरंत सबके पास पहुंचता है। अगर परंपरागत तरीके से बताएं तो ऐसे मान लीजिए कि एक सार्वजनिक खाता है जिसके सामने खुला हुआ है, जो सबके सामने, जिस पर हर वक्त सबकी निगाह रहती है, उसमें होने वाला हर लेन देन सबकी निगाहों से गुजरता है। मान लीजिए ये खाता बिटकॉइन का ही है, सबकी निगाह इस पर है। लेकिन किसी साधारण बही खाते या बैलेंस शीट की तरह नहीं होता है। तकनीकी पेचीदगियों से भरा हुआ आता है। सॉफ्टवेयर जटिल सॉफ्टवेयर से बनता है, जहां कंप्यूटर सर्वरों के एक नेटवर्क पर यह बैलेंस शीट लगातार सबके सामने बनती बदलती रहती है। इसका इस्तेमाल आप किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने के लिए कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए एक फीस देनी पड़ती है। इसकी जगह आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी फीस काफ़ी कम होती है। शुरुआत के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर वॉलेट की ज़रूरत होती है जिसमें आपका बैलेंस रहे और जो आपको एक बिटकॉइन एड्रेस देता है। इस वॉलेट का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको कोई बिटकॉइन में पेमेंट नहीं करता, यानी बिटकॉइन करेंसी में पेमेंट नहीं करता, जो वर्चुअल करेंसी है।
या आप किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से पारंपरिक मुद्रा जैसे रुपया या डॉलर देकर बिटकॉइन नहीं खरीद लेते। इसके बाद ही ये आपके डिजिटल वॉलेट में आता है और बस यहीं से शुरू होती है वो एक चेन जो समझनी सबसे खास है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस ब्लॉकचेन में होता यह है कि जो भी आपको बिटकॉइन देता है वो माइनर्स के पूरे नेटवर्क पर, माइनर्स वो कंप्यूटर पर बैठे सैकड़ों लाखों लोग हैं, उन माइनर्स के नेटवर्क पर यह जानकारी सार्वजनिक होती है, यानी ये बता देता है कि उसके एड्रेस पर जो बिटकॉइन अटैच था उसे अब उसने आपके एड्रेस पर अटैच कर दिया। यानी मैंने खरीदा तो मैं उस नेटवर्क पर बता दूंगा कि जो मेरे पास है उसे मैंने ले लिया है और पिछले वाले से आप उसको हटा दें। वॉलेट सॉफ्टवेयर डिजिटली इस मैसेज को साइन करता है, जिसके बाद नेटवर्क से जुड़े सभी माइनिंग कंप्यूटर इस बात की पुष्टि करते हैं कि लेन देन वास्तव में हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन रखने वाला हर व्यक्ति लेन देन को डिजिटली साइन करता है। तो हर बिटकॉइन के मालिकाना हक का मैथमेटिकली पता लगाया जा सकता है। हालांकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत जटिल होती है, लेकिन काफ़ी सुरक्षित होती है। फिर भी एक सवाल यह है कि क्या कोई पहले से बिका हुआ बिटकॉइन आपको बेचकर चूना लगा सकता है? जिस तरह के डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं उसमें यह संभव है कि जिस आदमी ने आपको बिटकॉइन दिया वो किसी ऐसे बिटकॉइन की डिजिटल कॉपी हो जिसे उसने पहले से ही खर्च कर दिया हो। इसी से बचने के लिए हर बिटकॉइन के लेन देन का दुनिया भर के कंप्यूटरों में रिकॉर्ड रखा जाता है। 2009 में जब बिटकॉइन पहली बार बना, उसके कम से कम 30 साल पहले से बिटकॉइन जैसा कोई और एसेट बने इसकी कोशिश थी, मगर तकलीफ यही थी कि डबल स्पेंडिंग के सेम एसेट दो बार ना खर्चा जा सके मुद्रा की तरह, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सॉल्यूशन नहीं निकला था। सतोशी नाकामोटो ने इसका सॉल्यूशन निकाला 2009 में, 15 साल हो गए हैं, और उसका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इस प्रकार से उसका सॉफ्टवेयर लिखा गया है कि यदि आप एक जगह से दूसरी जगह बिटकॉइन भेजते हैं तो पहली जगह नहीं रहता, तभी वो दूसरी जगह पहुंचता है। इसलिए वो बिटकॉइन जो है वो एक ही जगह पे रह सकता है, दो बार नहीं स्पेंड हो सकता एक साथ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझने के लिए कई बार उसको समझना पड़ता है। तो बिटकॉइन में जब भी कोई लेन देन होता है तो माइनिंग कंप्यूटर इसे नए ब्लॉक में बदल देते हैं। माइनर्स नए ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और फिर इसे पहले से आए ब्लॉक्स में जोड़ देते हैं। यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इस जटिल टेक्नोलॉजी को बड़ी आसान भाषा में समझाया हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल और डिजिटल करेंसी है और इसके सारे ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं और उस पब्लिक लेजर को कहा जाता है ब्लॉकचेन। शो का पहला सेगमेंट है, आइए समझते हैं, जिसमें आज हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। अब इसे काफी सिक्योर टेक्नोलॉजी माना जाता है। क्यों, वो आप समझ जाएंगे जब मैं यहां पर इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ब्लॉकचेन नाम में ही ब्लॉक है, यानी इसका जो डेटा है वो सेव होता है ब्लॉक्स में। अलग अलग ब्लॉक्स में आपके ट्रांजैक्शन या कोई भी जो डेटा है वो स्टोर होता है। और एक बात और ध्यान में रखें कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि और कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो करती हैं। तो अब ब्लॉक्स में आपका डेटा सेव हुआ, समझ लीजिए ट्रांजैक्शन है कोई, तो ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है, ये डेटा 3 है। अब हर जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके अगेंस्ट एक हैश इशू होता है। अब वो हैश क्या है? ये हैश एक यूनिक कोड होता है। जिस तरीके से आपका आधार नंबर होता है जो आपको फिंगरप्रिंट देने के बाद मिलता है, वो यूनिक है। एक शख्स का आधार नंबर दूसरे आधार से बिल्कुल अलग होगा। ठीक उसी तरीके से हर यहां पे जो ब्लॉक है उसमें जो डेटा है उसके अगेंस्ट एक यूनिक हैश इशू किया जाता है। समझ लीजिए इसका हैश है 0011। लेकिन जब अगले ब्लॉक के डेटा के लिए हैश इशू होगा उसमें पिछले हैश का अंश भी होगा। जिस तरीके से 11 ये पिछले हैश से हमने लिया है, 22 ये सेकंड ब्लॉक का हैश है। अगले ब्लॉक पर जाएं तो 2233, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं ये चीजें यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये यहां जाता है, ये यहां जाता है, तो ये एक चेन बन जाती है। हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर निर्भर है, इसीलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉक्स हैं और चेन के जरिए लिंक्ड है। अब अगर कोई भी किसी ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, समझ लीजिए मैं इसका हैश चेंज करने की कोशिश करता हूं, इसे 2 करने की कोशिश करता हूं, तो वो अगले जितने भी ब्लॉक्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। और ऐसे एक नहीं हजारों ब्लॉक्स होते हैं। कोई भी स्कैमर कितने ब्लॉक्स को चेंज कर लेगा। और वहीं नेटवर्क पर मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं
जितने भी नेटवर्क पर जितने भी सिस्टम्स हैं उन पर इसकी कॉपी है। समझ लीजिए 10 या 100 जितने भी वो नेटवर्क पर कंप्यूटर्स हैं उन पर सब पर इसकी कॉपी है। तो फिर एक और लेयर आ जाती है कि कोई छेड़छाड़ इसके साथ कर ही नहीं सकता। तो ये टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिस पर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्टोर होते हैं। जब कभी कभार हम किसी हाइस्ट की, डकैती की, किसी लूट की, किसी स्कैम की बात सुनते हैं कि अरे इस क्रिप्टो करेंसी के साथ स्कैम हो गया, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे ब्लॉकचेन तो सिक्योर हम कहते हैं, तो फिर उसके साथ स्कैम कैसे हो गया। तो उसमें ब्लॉकचेन के साथ स्कैम नहीं हुआ होता, स्कैम हुआ होता है प्लेटफॉर्म की वल्नरेबिलिटी के साथ, प्लेटफॉर्म के लूप होल्स के साथ। ब्लॉकचेन अपने आप में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे प्रैक्टिकली कॉम्प्रोमाइज होना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चेन बनी हुई है, आप किसी एक ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करके कुछ भी हासिल कर ही नहीं सकते। तो यह है ब्लॉकचेन। अरुण ने बड़ी ही आसानी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझाया। करीब हर 10 मिनट पर बिटकॉइन का ये लेन देन माइनर्स द्वारा एक ग्रुप यानी ब्लॉक में जमा किया जाता है और स्थायी तौर पर ब्लॉकचेन में इसको जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया, बिटकॉइन के इस अकाउंट के साथ छेड़छाड़ लगभग असंभव है। जब भी कोई लेन देन होता है तो नेटवर्क में अपने बिटकॉइन का मालिकाना हक साबित करने के लिए एक प्राइवेट की जरूरत होती है, यानी पासवर्ड, जिसे व्यक्ति याद रख सकता है। इसके अलावा इस वर्चुअल मुद्रा को खरीदने या बेचने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इस विचार को ब्रेन वॉलेट कहा जाता है, दिमाग में पासवर्ड याद रखना, जो बड़ा मुश्किल हो गया है, इतने पासवर्ड हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिटकॉइन को कैश में बदला जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। इसके लिए ऑनलाइन कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होते हैं जहां लोग इस मुद्रा को कैश में बदल सकते हैं। इसके अलावा किसी सेवा के बदले में बिटकॉइन के जरिए भुगतान भी किया जा सकता है। बिटकॉइन का जो लेन देन यानी कि खरीद बेचना बिटकॉइन का है, ये बहुत सारे एक्सचेंजेस है, जैसे विश्व भर में स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस होती हैं, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस होती हैं और बिटकॉइन के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के जरिए भी निवेश होता है। अब सवाल यह है कि क्या किसी देश ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी भी है या नहीं? क्या इसमें निवेश कानून के दायरे में आता है या नहीं? और बिटकॉइन का जो आविष्कारक है सातोशी नाकामोटो, उसका रहस्य क्या है? कौन है वो? ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर, तह की बात। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। सवाल यह है कि क्या इस क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिली है? तो बता दें कि दुनिया में अभी तक सिर्फ एक ही देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी है, वो है अल सल्वाडोर, जिसने 2021 में इसे मान्यता दी। भारत में बिटकॉइन को मान्यता नहीं है। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो मान्यता नहीं देते, लेकिन अपनी ट्रेजरी में उन्होंने बिटकॉइन खरीद कर रखे हुए हैं। तो जब बिटकॉइन को मान्यता नहीं है तो लाखों लोग बिटकॉइन में कैसे निवेश कर रहे हैं? क्या उनका पैसा खतरे में नहीं है? कैसे वो साफ सुथरे तरीके से बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ अजीत खुराना की ये सलाह सुनिए। इंडिया के अंदर बहुत सारे कानून हैं जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है, मगर वो क्रिप्टो करेंसी पे भी लागू होते हैं। जैसे हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो बिल्कुल लागू होता है। हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, यदि आप किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के कंज्यूमर है, वो उस पर लागू होता है। और कई जो आईपीसी की धाराएं हैं वो भी उस पर लागू होती हैं। जहां तक बात रही कि क्या आपको कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है। इसके लिए मैं खाली आपके दर्शकों को 2 चेतावनी देना चाहूंगा। पहली बात, जो भी करें बैंक अकाउंट से शुरू करें ट्रांजैक्शन, और जब खत्म हो तो बैंक अकाउंट में लाइए, कैश में काम ना कीजिए। सेकंड, जो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, और लगभग मेरे ख्याल से इंडिया में अराउंड 20-25 एक्सचेंजेस हैं जिनको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने रजिस्टर किया है। आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप सिर्फ उन्हीं एक्सचेंजेस के साथ डील कीजिए। और अब जाते जाते बता देते हैं कि बिटकॉइन का आविष्कार करने वाले सातोशी नाकामोटो का रहस्य क्या है। रहस्य यह है कि सातोशी नाकामोटो कौन है, यह आज तक पुख्ता तौर पर पता ही नहीं चल पाया। कई लोगों ने दावा किया कि वो सातोशी नाकामोटो हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े एक व्यक्ति को सातोशी नाकामोटो बताया गया तो उसने मना कर दिया। दुनिया भर में उसके इंटरव्यू लिए गए, लेकिन वो इससे इनकार करता रहा। तो रहस्य बना हुआ है कि बिटकॉइन को किस व्यक्ति ने बनाया, किसी एक ने, या इसके पीछे कोई टीम है, और है तो सामने क्यों नहीं आते? कोई तो है, और जब तक ये रहस्य बना हुआ है तब तक इस बिटकॉइन का मजा भी है।
वैसे हमने बिटकॉइन की बहुत बात की, वो इसलिए कि ये सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है और इसलिए भी कि एक बिटकॉइन की कीमत 87 लाख रुपए को पार कर गई है, 1 लाख US डॉलर को पार कर गई है। और अकेली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। आप देख सकते हैं इथीरियम है, सोलाना है, USD कॉइन है, ट्रॉन है, टॉन कॉइन है, पूरे एक के बाद एक कई क्रिप्टो करेंसी और इनका एक अलग बाजार है, इसका एक अलग एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसीज का। और ये सभी करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं बिटकॉइन की तरह। NDTV एक्सप्लेनर में तह की बात में आज इतना ही। नमस्कार।